ये ठीक, बहुत अच्छा। तो हम लोग आज थ्योरी पे बात करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का। अब हम लोग आज पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आना चाहिए, तभी जो है आगे के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे। तो उसके पहले है भू चुंबकत्व, चुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व। दो कॉन्सेप्ट हैं, भू चुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व। इंग्लिश में कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियो मैग्नेटिज्म, है ना। भू चुंबकत्व क्या है और पूरा चुंबकत्व क्या है? क्योंकि जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है उसके लिए दो महत्वपूर्ण आधार थे। एक था पूरा चुंबकत्व का अध्ययन, और एक था हेरी हेस का एक सिद्धांत है सागर नीतल प्रसरण। सागर का पानी देख रहे हैं, उसके नीचे सतह है, उसमें प्रसार हो रहा है। तो दो सिद्धांत थे जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को आधार दिया। तो पहले पूरा चुंबकत्व और फिर सागर नीतल का प्रसरण। तो पहले हम लोग पूरा चुंबकत्व पे बात करेंगे। चुंबक तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। क्या होता है चुंबक? चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, ठीक है। दो चुंबक हैं, ठीक है। एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। तो मैं अगर इन दोनों को पास में ले आऊंगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? दूर जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? अलग अलग उसके ध्रुव हैं। जब अलग अलग ध्रुव होते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है। और जब समान ध्रुव होते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना। तो आपने कभी ये सुना है कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है? कहाँ सुना है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, है ना, कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह भी कार्य करती है। तो भू चुंबकत्व और पहले बात करेंगे, फिर उसी पे पूरा चुंबकत्व। पूरा चुंबकत्व मतलब जैसे हम लोगों ने पूरा जलवायु देखा था, पूरा जलवायु देखे थे ना, कि पुराने समय की जो जलवायु का अध्ययन था वही पूरा जलवायु था। तो पृथ्वी पे पुराने समय का जो चुंबकत्व का जब अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? पूरा चुंबकत्व को कहते हैं। लेकिन पहले हमको पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में तो पता हो, तब ना हम पूरा चुंबकत्व बात करेंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले किस पे बात करेंगे? भू चुंबकत्व पे बात करेंगे, जियोमैग्नेटिज्म पे बात करेंगे। चुंबकत्व मतलब चुंबक मतलब कि जिसके विपरीत जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। और यही कार्य पृथ्वी में जब होता है, पृथ्वी की संरचना के कारण जब पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है और उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी को भू चुंबकत्व कहते हैं। इसमें हम लोग डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पे घूमती है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। अगर यह ग्लोब जो है पृथ्वी का एक प्रोटोटाइप है, मतलब उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो ये जिस अक्ष पे घूम रहा है, ये कोई अक्ष है जिस पे ये घूम रहा है। पृथ्वी किसी अक्ष पे घूम रही है, उस अक्ष को क्या कहते हैं? उसको भू चुंबकीय अक्ष नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष। दो अक्ष हैं, चुंबकीय अक्ष और एक है भौगोलिक अक्ष। तो अगर पृथ्वी जो है सामान्यतः, मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, ठीक है, जिसको आप एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। इसको वास्तव में इसको कहते हैं भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, ठीक है ना। भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। तो इसी अक्ष के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो कि हमें समझ में आता है कि पूर्व से पश्चिम घूम रहा है सूर्य, लेकिन पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो ये है भौगोलिक अक्ष, ठीक है, जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या होती है, जिसको
धुरी है जो पृथ्वी की, उसी में पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। लेकिन जो चुंबकीय अक्ष है वो अलग है इससे, ठीक है ना। चुंबकीय अक्ष जो है हमारी वो क्या है, भौगोलिक जो अक्ष है उससे क्या है, अलग है। और ये लगभग जो है 11.5 डिग्री का कोण बनाती है, किससे, भौगोलिक अक्ष से। ये कोण कितने डिग्री का होता है, 11.5 डिग्री का। और यहाँ होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और यहाँ होता है मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो दोनों जो अक्ष हैं वो अलग हैं, जो दोनों ध्रुव हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। जो चुंबकीय ध्रुव है वो अलग है और जो चुंबकीय अक्ष है वो अलग है, भौगोलिक ध्रुव अलग है, भौगोलिक अक्ष अलग है। तो बात ये आती है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हो गई। ठीक है, हमको बता दिया आपने कि 11 डिग्री का कोण बना रही है, 11.5 का बना कैसे ये। तो हम आपको बताए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो आंतरिक कोर है, जो हमारा कोर है वो कितने भागों में है, हमारा कोर कितने भागों में विभाजित है, कोर 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। ये भूपर्पटी है, ये मेंटल है और ये है क्या, कोर। भूपर्पटी और मेंटल के बीच में ये जो असंबद्धता है इसको क्या कहते हैं, पन्ना मत पलटिए, बिल्कुल नहीं, बताओ कौन बताएगा। भूपर्पटी और मेंटल के बीच में एक परत थी जो दोनों को विभाजित कर रही थी, उसका क्या नाम है, मोहो असंबद्धता, ठीक है, इसका नाम है मोहो। फिर मेंटल और कोर के बीच में एक असंबद्धता थी, हैं, तुक्का नहीं मानना है, गुटेनबर्ग। हम आपको बताए थे कि जो 2 मुख्य असंबद्धता है उनको याद कर लीजिए, मोहो गुटेनबर्ग। फिर और क्या था, भूपर्पटी 2 भागों में विभाजित था, ऊपरी भूपर्पटी, निचली कोनार्ड। मेंटल 2 भागों में, रेप्टी, ठीक है, और कोर 2 भागों में, लेहमैन, ठीक है ना। तो इसको कहे थे कोरेले, कोनार्ड, रेप्टी, लेहमैन, ठीक है ना, जो ये। तो इसमें से जो भूचुंबकत्व के लिए महत्वपूर्ण है वो ये वाला चीज है, कोर है। इसका अगर बड़ा चित्र बनाए हम लोग, उसी का है इतने भाग का। तो इसमें हम आपको बताए थे कि ये 2 भागों में है, ठीक है। आंतरिक बताए थे ना कि ये 2 भागों में है, ये वाला भाग और ये वाला। एक कौन सा कोर है उसको क्या नाम देते थे, बाह्य कोर, और एक को क्या कहते, ऊपरी या बाह्य, और एक को क्या कहते, आंतरिक या निचला, ठीक है। तो जो बाह्य कोर है उसकी विशेषता क्या थी, भूल चुके हैं सब। बाह्य कोर क्या विशेषता है, किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, हैं? क्या ये कोर कि पूरा पृथ्वी, तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। कौन, बाह्य कोर। कोर 2 भागों में विभाजित है, ठीक है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। तो जो बाह्य कोर है वो कैसा है, तरल अवस्था में है, ये वाला। भूल चुके हैं, जाके रिवाइज कीजिएगा फिर से। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, लगेगा पढ़े ही नहीं है। और ये कैसा है, ठोस है, ठीक है, ये तरल अवस्था में है और ठोस। और यहाँ हम आपको बताए थे कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, निकिल और फेरस, या नीफे, इसीलिए कोर को नीफे कहते थे पहले, निकिल और फेरस। और फेरस मतलब आयरन, लोहा, है ना। तो जो चुंबक होता है वो लोहे से ही चुंबक बनाया जाता है। जो आर्टिफिशियल चुंबक बनता है वो कैसे बनता है, लोहे से ही चुंबक बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो ये भी पूरा, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसके अंदर का पूरा मटेरियल घूमेगा ना साथ में। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ऊपर से घूम जाएगा, अंदर का कुछ नहीं घूमेगा। आप जब गोला, मान लीजिए मैं चारों ओर घूमूंगा तो मेरा पूरा शरीर घूमेगा ना, अंदर की एक कोशिकाएं घूम रही हैं। ये नहीं कि मैं बाहर से मेरा कपड़ा बस घूम जा रहा है, मेरा शरीर वहीं पे रहेगा। तो पृथ्वी जो घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो क्या होगा,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग भी घूमेंगे। तो ये जो तरल पदार्थ है ये भी घूमता है, ठीक है ना। जो तरल पदार्थ है वो भी क्या करता है, अपने स्थान से, भाई धीरे ही घूमेगा लेकिन घूमेगा वो, है ना। उस मतलब कह लीजिए कि उसका जो है, जो अवस्था है, वो जो स्थिरता है वो क्या होती है, भंग होती है, वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है ना। पृथ्वी के घूमने के साथ वह तरल जो भाग है बाह्य कोर का, वह भी क्या होता है, घूमता है। और उसी के घूमने के कारण ही विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर क्या होती हैं, चलती रहती हैं। अगर आपने कभी इमेज देखा हो तो कुछ ऐसी इमेज आपको पृथ्वी के चारों ओर देखने को मिलेगी, है ना। ये ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, साइंस वालों ने भी, अगर भूगोल जो लिया हो, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में प्रैक्टिकल कराया जाता है 11th-12th में, है ना। जिसमें आप क्या करते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं चुंबकीय सुई के द्वारा। छोटी सी डिब्बी में दिया होता है ना। उसको एक चार्ट, एक पेपर पे उसको ड्रॉ करते हैं, तो वो कुछ इसी तरह के आता है, ठीक है। तो कैसे आता है, इसी कोर के कारण जब पृथ्वी घूमती है तो कोर का जो बाह्य मटेरियल है, जो तरल अवस्था में है, बाह्य कोर, वह भी घूम रहा है। जब वो घूमता है उसमें क्या है, निकिल, फेरस है, आयरन है। तो उसके कारण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे पूरी पृथ्वी में क्या होती हैं, फैलती हैं। और केवल पृथ्वी पर ही नहीं, उसका प्रभाव जो है पृथ्वी के सतह से लगभग 60,000 किलोमीटर ऊपर। हम लोग पृथ्वी की सतह पे हैं, पृथ्वी के सतह से कितना किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर ऊपर तक प्रभाव रहता है। मतलब वायुमंडल में ऊपर 60,000 किलोमीटर तक, जिसको आप आयनोस्फीयर कहते हैं, है ना। आयनोस्फीयर जो है वो कितना है, वहाँ तक जो है पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव रहता है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो प्रभाव है, वो प्रमुख प्रभाव जो है वो कह सकते हैं कि 250-300 किलोमीटर के आसपास रहता है, ज़्यादा प्रबल प्रभाव। लेकिन जो उसका क्षेत्र है विस्तार का, वो कितना है, 60,000 किलोमीटर तक है पृथ्वी की सतह से, ठीक है। जो हमारे यहाँ जो सैटेलाइट स्थापित की जाती है, कौन सी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो कितने हजार किलोमीटर पर स्थापित की जाती है, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पर कम्युनिकेशन, संचार उपग्रह। दो तरह के उपग्रह हैं, एक रिमोट सेंसिंग और एक कम्युनिकेशन, जो टीवी उबी जिससे चलती है। वो लगभग 36,600 कुछ किलोमीटर है, एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं अगर, है ना, 36,600 कुछ किलोमीटर है, 36,000 लगभग मानिए। तो वहाँ तक तो मतलब उससे ऊपर भी प्रभाव है, लगभग इतना समझिए कि 60,000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर तक में चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी का क्या रहता है, प्रभाव रहता है, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, समझ में आई है, कैसे उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का जो कोर है वह दो भागों में विभाजित है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर तरल अवस्था में है, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो पृथ्वी का जो कोर है वो भी घूम रहा है, तो वो जो तरल कोर पदार्थ है वह भी घूमता है, और वह निकिल और फेरस से मिलकर बना है। उसी के कारण जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, और वह विद्युत चुंबकीय तरंगे ही पृथ्वी को चुंबक की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करता है, जिसका जो क्षेत्र है वायुमंडल में आप जाएंगे तो कितना है, 60,000 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, ठीक है। आयनोस्फीयर भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी उत्पत्ति, डिफिनीशन भी कह सकते हैं आप इसको। अब इसमें क्या है कि इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा, ये तो डिफिनीशन दे दी है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है या उत्तर चुंबकीय ध्रुव है और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव है, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। आप लोग जब अगला प्रैक्टिकल करेंगे, समपटल सर्वेक्षण करेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड में ले जाके, या अभी जो सीनियर आपके लोग कर रहे हैं 3rd सेमेस्टर वाले, 2nd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल, तो आप लोग देखते हो वो लोग ले जाते हैं कुछ पीला पीला डंडा, उसके ऊपर कुछ रखते हैं, उसको कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास,
तो कंपास कहने का मतलब है कि उसमें एक चुंबकीय सुई है, ठीक है। तो जब आप चुंबकीय सुई को आप कहीं भी रखेंगे तो उसका जो नॉर्थ है, उसमें देखते हैं चुंबकीय सुई देखे होंगे तो उसमें एन तरह का बना होता है ना। अगर आप चुंबकीय सुई देखे हो, छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें ऐसे कुछ बना रहता है, एक तरह एन लिखा रहता है ना, लाल कलर से एन, तो मतलब नॉर्थ दिखा रहा है। और कौन सा नॉर्थ दिखा रहा है? चुंबकीय नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है ना, भौगोलिक नॉर्थ नहीं दिखा रहा है। कौन सा नॉर्थ? चुंबकीय नॉर्थ, क्योंकि चुंबकीय सुई है तो चुंबक की ओर ही आकर्षित होगी ना। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है उसी की ओर उसकी दिशा होगी। तो जो ये एन दिखाता है वो किधर दिखाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर दिखाता है, ठीक है ना। किसकी ओर? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर वह एन दिखाता है। तो जब कोई भी चुंबकीय सुई कहीं भी ले जाके रखा गया तो देखा गया कि उसकी दिशा किधर पाई गई? इधर ही पाई गई, है ना। तो इससे प्रमाणित हुआ कि नहीं, ये जो क्षेत्र है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये है और इसकी दिशा इधर ही है, ठीक है। दूसरा एक प्रमाण इसमें दिया गया है कि वही वाला कि जो सैटेलाइट के स्टेशंस हैं जो अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के स्टेशंस, वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के पास क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो कहाँ स्थापित की जाती हैं? 36,000 किलोमीटर के ऊपर स्थापित की जाती हैं, ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 500, 400, 300, बहुत निचली कक्षाओं में, लो ऑर्बिटर, है ना, लो अर्थ ऑर्बिटर कहते हैं उसको। और जो बहुत ऊपर होती है उनको क्या कहते हैं? अपर ऑर्बिटर में स्थापित की जाती, ठीक है। अब तो इससे प्रभाव क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इससे हमको क्या समस्या होगी? कुछ समस्या होगी तब न पढ़ रहे हैं, या कुछ हमको जरूरी जानकारी मिलती होगी। फालतू में तो पढ़ेंगे नहीं, इतने तो खाली हैं नहीं हम लोग, है ना, इतने विद्वान हैं हम लोग, हमारा कीमत इतना महत्वपूर्ण है समय का, हम लोग क्यों व्यर्थ करेंगे? कुछ काम है तब ना। तो उसका प्रभाव क्या है ये भी देख लेते हैं। तो प्रभाव इसमें है, दो शब्द हैं, एक है अरोरा बोरियालिस और एक शब्द क्या है? अरोरा ऑस्ट्रियालिस। दोनों शब्दों के बारे में समझते हैं क्या हैं ये सब, कौन से जीव जंतु हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस जो हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं वैसे ही हर एक ग्रह का, हर एक पिंड का क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि उसकी आंतरिक संरचना में कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें? उत्पन्न करें, है ना। हमारे यहाँ पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है ना। आप लोगों ने सोलर फ्लेयर शब्द सुना होगा, सौर ज्वाला शब्द सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, मैं सुना दे रहा हूँ। तो सोलर फ्लेयर एक शब्द है जो क्या करता है? वायुमंडल को हमारे यहाँ प्रभावित करता है ना। उससे क्या होता है? सोलर फ्लेयर में चुंबकीय आंधियाँ चलती हैं। कहाँ से? सूर्य से। सूर्य का हम लोग संरचना पढ़े थे, कैसा है ना। तो उसमें धधकती हुई ज्वालाएं चलती हैं। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन जल जल के क्या बन जा रहा है? हीलियम बन जा रहा है, ऐसा ही ना। तो उसी क्रिया में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, दो नाभिक हाइड्रोजन के जुड़ते हैं और एक नाभिक हीलियम बनता है और उसी में ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा जो है पूरे ब्रह्मांड में क्या है, या पूरे सौर मंडल में प्रवाहित हो रही है विकिरण के माध्यम से। तो जो उसके साथ में ही वहाँ से आंधियाँ चलती हैं, वो आंधियाँ हवा की नहीं होती हैं, वो कैसी हैं? चुंबकीय आंधियाँ हैं, जिसमें क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल, प्लस माइनस वाले पार्टिकल जो हैं, कई सारे जो हैं, वो बिल्कुल आंधियाँ के रूप में क्या होती हैं? बहती हैं। वो कहाँ बहेंगी? अब सूर्य से बहेंगी तो जो उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वहीं में न जाएंगी। तो सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह हैं, बहुत सारे पिंड हैं, वहाँ पे क्या होती हैं? उनकी आंधियाँ प्रवेश करती हैं। तो अगर पृथ्वी का चुंबक ना होता, पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य ना करती, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ना होता, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो वो सोलर आंधियाँ जो हैं डायरेक्ट पृथ्वी पे आती, वो नहीं आती हैं इस समय हमारे पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी का खुद का चुंबकीय क्षेत्र है और वो एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य कर रहा है। समझ रहे हैं बात? जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है
वो हमारी पृथ्वी को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर रहा है, बचा रहा है। नहीं तो क्या होता कि सूर्य का जब चुंबकीय क्षेत्र की आंधियां आती तो क्या होता, सारा जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है ना, वो क्या होता, प्रभावित होता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी जब मौसम परिवर्तित होता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों प्रॉब्लम हो जाता है? क्योंकि जो चुंबकीय, हम लोग नेटवर्क कैसे बात हो रही है, आप कभी सोचे कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आवाज़ वहाँ पहुँच जा रही है, कैसे? सिग्नल कैसे प्रवाहित हो रहा है? चुंबकीय किरणों के माध्यम से। विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हीं के माध्यम से प्रवाहित होगा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई सारी किरणें आती हैं। आप लोग जाके देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपका क्या है, होमवर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आप देखेंगे एक्सरे भी आएगी, गामा रे भी आएगी, विजिबल लाइट भी आएगा, है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब किसके पार्ट हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, है ना। सारी ये जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं में से हम लोग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स का प्रयोग कम्युनिकेशन में कर देते हैं। विजुअल लाइट से हमको दिखाई दे रहा है ना। इंफ्रारेड का प्रयोग किस में कहते हैं? रिमोट में आप देखते होंगे आगे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट हम लोग बचते ही हैं किससे? ओजोन परत हमको बचाती है। तो इसका महत्व तो ये है कि हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है, सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है या जो सोलर फ्लेयर्स हैं या उसकी जो चुंबकीय आंधियां चलती हैं उससे हमको बचाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कुछ जो क्षेत्र हैं सूर्य के एकदम से नहीं रोक पाता, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में जो सूर्य का चुंबकीय आंधियां हैं वो थोड़ा बहुत पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। और वह जब चुंबकीय आंधियां पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उत्तरी ध्रुव पर, मतलब जो पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है और जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो क्या होता है कि जो चुंबकीय आंधियां जो हैं सूर्य की जब पृथ्वी के वातावरण में आती हैं, तो पृथ्वी के वातावरण में आएंगे तो पृथ्वी का भी तो चुंबकीय क्षेत्र है। जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव के आसपास मिलता है तो क्या होती है, एक विशेष तरह की ज्वाला उत्पन्न होती है, एक विशेष तरह की चमक उत्पन्न होती है वायुमंडल में, प्रकाश आसमान में, ठीक है ना। वो एक चमक है, क्यों? जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मिलता है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे और मैग्नेटिक साउथ पोल पे, तो एक विशेष तरह की चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसी को उत्तर में क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस, और दक्षिण में क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन में आप यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी के एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसको? अरोरा बोरियालिस। इसमें आपको पूछा जाता है कि अरोरा बोरियालिस किस ध्रुव पे उत्पन्न होगा, किस चुंबकीय ध्रुव पे? 4 ऑप्शन दिया होगा, भौगोलिक उत्तर ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय उत्तर ध्रुव, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव, है ना। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पे अरोरा बोरियालिस और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रियालिस क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या पृथ्वी पे भूचुंबकत्व है, लेकिन भूचुंबकत्व का जो प्रभाव है ना, जैसे चुंबक जो होता है, आप अगर चुंबक देखे हो तो क्या होता है, जब आप कुछ लोहे का इसके पास ले जाएंगे तो देखेंगे उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है ना। एकदम टच नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे ही पास लाएंगे तभी वो खींचने लगता
कैसे खींचता है? क्योंकि उसकी जो बल है उसका एक क्षेत्र है, जितना विशाल चुंबक होगा उतना ही उसका क्षेत्र बड़ा होगा। समझ रहे बात? आप एक छोटा सा चुंबक अगर कोई रेडियो तोड़े हों कभी जीवन में, मैंने तो तोड़ा है, तो उसमें गोला गोला निकलता था, स्पीकर के पास लगा रहता था। तो वो चुंबक अगर आप लेंगे तो कोई भी पदार्थ उसके पास ले जाएंगे इतनी भी दूरी में तो खींच लेगा, और उसको आपको जैसे ही आप इससे अलग करना चाहेंगे तो देखेंगे कि यहाँ ला रहे हैं तब भी वो खींच रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक क्षेत्र है ना, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। वो जो हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वो वेव्स क्या करती हैं, एक बल आरोपित करती हैं किसी वस्तु पे। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, छोटी सी तो है नहीं, कितनी बड़ी पृथ्वी है, तो इतना बड़ा क्षेत्र है। पृथ्वी बहुत विशाल है ना? कितना रेडियस है पृथ्वी का? 63,671 है ना, 63,671। ये तो केवल रेडियस है, इसका दुगुना होता है व्यास। मतलब आप 63,671 किलोमीटर का रेडियस लेगिए, फिर पूरा वृत्त बनाइए, उतनी बड़ी पृथ्वी है ना? तो जो कि हमको बनाना संभव नहीं है यहाँ पे। तो इतनी विशाल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी तो विशाल होगा, वही न बता रहे हैं कि उसका प्रभाव 60,000 किलोमीटर तक है। तो वायुमंडल में भी प्रभाव, वायुमंडल कितना दूर है? वायुमंडल तो जो हम लोग मेन वायुमंडल हमारा है वो तो 250-300 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद विरल वायुमंडल है। ठीक है ना? तो प्रभाव रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गया। फिर हम लोग ये देख पाएंगे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस कौन देख पाएगा? किस क्षेत्र के लोग देख पाएंगे? पृथ्वी जो है आपको पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है, फिर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, फिर ऊपर ध्रुव है। तो किस क्षेत्र के लोग देख पाएंगे? यहाँ वाला व्यक्ति देख पाएगा, यहाँ वाला कि यहाँ वाला? कहाँ? मान लीजिए ए है, बी है, सी है, कौन व्यक्ति देख पाएगा? ए व्यक्ति देख पाएगा। कौन कौन कह रहा है? बी व्यक्ति देख पाएगा, सी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। ए क्यों देख पाएगा? हैं? तो विषुवत रेखा में है तो देख पाएगा। ये हमको बताइए कि अरोरा बोरियालिस की घटना यहाँ हो रही है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आपको दिखाई देगा? यहाँ वाले को दिखाई देगा? तो सी व्यक्ति कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो किसको दिखाई देगा? ए को। क्यों नहीं दिखाई देगा ए को? दूर है। तो टेलीस्कोप ले ले। टेलीस्कोप से क्या करते हैं? दूर की वस्तुएं देखते हैं। टेलीस्कोप से दूर क्या, यहाँ से अंतरिक्ष में देख रहे हैं, तो टेलीस्कोप ले लेना। हैं? तो नीचे है तो क्या हुआ, यहाँ से टेलीस्कोप से यहाँ नहीं देख पाएगा। कर्वेचर, पृथ्वी जो है वो कर्व के आकार में है, ऐसे है ना। हम कैसे वस्तु देखते हैं? एकदम सीधे, लाइन ऑफ साइट। मतलब अगर मैं अभी दीवार को उधर चला जाऊं तो आप लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो आँख देखती है वस्तु वह एकदम सीधी रेखा में जो किरणें आती हैं, है ना। अब आपके पास कोई विशेष शक्ति हो कि आप दीवार को मोड़ के देख पाते हैं, तो वो विशेष अद्भुत क्षमता है आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी क्षमता नहीं है। तो वो क्या करते हैं? पृथ्वी की कर्वेचर, मतलब कर्व है पृथ्वी, इस कारण लाइन ऑफ साइट नहीं बनती है, इस कारण नहीं देख पाएंगे। लाइन ऑफ साइट मतलब सीधी रेखा नहीं बन पाती हमारे आँख से। और आप टेलीस्कोप भी कितना ऊपर ले जाएंगे, आपको हवा में जाना पड़ेगा बहुत ऊंचाई, मतलब यहाँ से लगभग यहाँ पहुँचिए फिर यहाँ देखेंगे, तो हो सकता है कि तब वो घटना दिखाई न दे, क्योंकि वायुमंडल में आप ऊपर चले जाएंगे। तो इसीलिए जो उच्च अक्षांश के लोग हैं, उच्च अक्षांश मतलब ये अक्षांश रेखाएं होती है ना, तो जैसे जो उच्च अक्षांश के लोग होंगे लगभग 60 से ऊपर वाले, 60 से 90 के बीच में, है ना, उनको क्या होगा, ये दिखाई देगा। ऐसे ही इधर जो उच्च अक्षांश के, हमको नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम कर्क रेखा के पास वाले लोग हैं, है ना। क्यों? कारण वही है कि पृथ्वी की जो बाह्य स्थिति है वो कर्वेचर में है, कर्व के आकार में है, इसलिए नहीं देख पाए। ठीक है। फिर
ये तो आपको बता ही दिए कि क्यों क्या है उत्पन्न होते हैं ये मतलब जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है ये तो बता दिए है ना। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि जो पृथ्वी का कोर है वो जैसे हम लोग दिखाते हैं ना गोलाकार, कहीं कहीं दिखा देते हैं, जैसे अगर ये पृथ्वी है इसका कोर है तो वो ऐसी नहीं है, ऐसा कोर नहीं है। कोर मतलब केंद्र का भाग जो है वो एकदम ऐसा नहीं है, वो कुछ इस तरह का है, मतलब वो एकदम गोलाकार नहीं है ना, ऐसी स्थिति है। इसीलिए इधर नॉर्थ दिखता है मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर कैसा दिखता है मैग्नेटिक साउथ पोल, एकदम गोलाकार नहीं है, ठीक है ना। हम आपको पहले ही बताएं कि पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ठीक है ना, वो कैसा है अंडे आकार का है, अंडाकार का लगभग है। तो वो इसी कारण क्या है ये बार की, इसको कहते हैं मैग्नेटिक बार। मैग्नेटिक बार, बार मतलब होता है एक टिकिया, टिकिया को भी प्रयोग करते हैं एक शब्द है ना, तो इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक बार कहते हैं। और ये इसी आकार का है, ठीक है ना। तो इसका जो नॉर्थ है इधर और साउथ क्या है इधर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2-3 टर्म है। एक है आइसोगोनिक लाइन, क्या है इसमें जो एक आप लोग सुने होंगे इंक्लाइनेशन एंगल, चुंबकीय नतिकोण, चुंबकीय नतिकोण सुने हैं नाम, वो क्या होता है चुंबकीय नतिकोण क्या होता है। यहां मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और यहां मान लेते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल है ना। भौतिक उत्तरी ध्रुव, भौतिक दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आइसोगोनिक लाइन क्या है और इंक्लाइनेशन एंगल क्या होता है, चुंबकीय नतिकोण क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ठीक है, पृथ्वी के सतह पर कोई बिंदु क्या है ए है, तो ए से एक लाइन आप कहाँ मिलाते हुए खींचिए चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर और एक लाइन यहाँ मिलाते हुए भौतिक उत्तर की ओर और एक चुंबकीय उत्तर की ओर, एक बिंदु से आप एक लाइन मिलाते हुए खींचेंगे। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में जो भी कोण बनेगा वो नापने से पता चलेगा, जो भी कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं चुंबकीय नतिकोण। क्या कहते हैं चुंबकीय नतिकोण, है ना। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंगल, है ना, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंगल कहते हैं उसको। और मान लीजिए कि एक बिंदु दूसरा है वो क्या है बी है, तो बी बिंदु पर भी यही कोण कैसे निकालेंगे, पहले इस चुंबकीय उत्तर को बी से मिलाएंगे, फिर इस भौगोलिक उत्तर को बी से मिलाएंगे, इन दोनों के बीच में कुछ कोण बनेगा, ये इसका कोण कौन सा होगा चुंबकीय नतिकोण बी बिंदु का, चुंबकीय नतिकोण ए बिंदु का, दोनों निकल गया। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाए, अगर ये भी 30 का हो जाए ये भी 30 का, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो दोनों को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे आप, वो रेखा क्या कहलाती है आइसोगोनिक, आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन मतलब समान चुंबकीय नतिकोण को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं आइसोगोनिक लाइन कहते हैं, ठीक है। समान चुंबकीय नतिकोण को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। इसके बाद कल बात करेंगे, यहीं पे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ के आइएगा।